अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है। और आज हम भारत की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं में लगे पसीने और प्रेरणा दोनों की बात करेंगे। आज हम जिस विषय पर गहराई से बात कर रहे हैं वो है आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित एक बहुत बड़ा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हमारे पास जो जानकारी है भारत की हरित ऊर्जा यात्रा के कुछ अंश वो इस विशाल योजना का खाका खींचते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इसके मुख्य पहलू क्या हैं, इसका स्केल कितना बड़ा है, लक्ष्य क्या है, फायदे क्या हो सकते हैं और हाँ, चुनौतियां क्या है। ये विषय उन लोगों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो सकता है जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ये आंध्र प्रदेश की योजना आखिर है क्या? सुनने में आया है कि ये करीब 28,400 करोड़ रुपए का निवेश है। जी हाँ, 28,436 करोड़ और लक्ष्य भी बहुत बड़ा है। 2029 तक 72 गीगावाट हरित ऊर्जा। 72 गीगावाट मतलब कई बड़े शहरों को बिजली देने लायक क्षमता। ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसमें दिलचस्प बात सिर्फ बिजली बनाना नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये भी है कि उस बिजली को देश के मेन ग्रिड तक पहुंचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी बनाना है। यानी कि बड़े बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क्स, सबस्टेशंस, ये सब। बिल्कुल, क्योंकि उत्पादन क्षमता बढ़ाना एक बात है और उसे सही जगह तक पहुंचाना वो उतना ही जरूरी है। और अगर हम देखें कि पैसा कहां से आ रहा है तो वो भी काफी दिलचस्प है। हाँ, बताइए। देखिए, 40% लागत तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मतलब MNRE देगा। ठीक है। फिर 40% आएगा लोन के जरिए। अच्छा। और बचा हुआ 20% वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL इक्विटी के तौर पर लगाएगा। तो ये एक तरह का मिला-जुला प्रयास है केंद्र और राज्य का। हाँ बिल्कुल, केंद्र, राज्य और PGCIL तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। स्रोत में ये भी लिखा है कि ऊर्जा कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी। कुछ रायल सीमा और तटीय क्षेत्रों का जिक्र है। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रायलसीमा जो क्षेत्र है वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की जबरदस्त क्षमता है। किस तरह की ऊर्जा? सोलर और विंड करीब 11,000 मेगावाट। हाँ। और साथ में पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज भी, वो करीब 7,000 मेगावाट। पम्प्ड हाइड्रो मतलब वो पानी ऊपर स्टोर करके जरूरत पर बिजली बनाना। हाँ वही, तो उत्पादन क्षमता उधर बहुत है। लेकिन मजे की बात यह है कि बिजली की जो मांग बढ़ रही है तेजी से, हाँ। वो ज्यादातर तटीय इलाकों में है। अच्छा, वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ NTPC, ग्रीनको जैसी कंपनियां बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हब, डेटा सेंटर और भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो बहुत बिजली खाती हैं। तो ये दूरी पाटने के लिए ही ये बड़ा नेटवर्क चाहिए। बिल्कुल, मांग और आपूर्ति के बीच की जो भौगोलिक दूरी है ना, उसे तकनीक से पाटना है। इसीलिए ये विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क। लेकिन राह आसान तो नहीं लगती। स्रोत कुछ मुश्किलों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, जैसे कुछ साइट्स खाली पड़ी हैं और सब स्टेशंस पर स्क्वाटिंग हो रही है। ये क्या है? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। स्क्वाटिंग का मतलब यूं समझिए कि कुछ कंपनीज ने ग्रिड से कनेक्शन लेने के लिए जगह तो ले ली, सब स्टेशन पर क्षमता बुक कर ली, लेकिन असल में अपना प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। तो वो जगह अटक गई। मतलब उन्होंने जगह घेर ली पर काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। और इस वजह से नई असली परियोजनाओं के लिए राज्य को क्षमता देना मुश्किल हो गया है। तो इसका हल क्या निकाला जा रहा है? इसीलिए सरकार ने अब एक एक्स्ट्रा हाई टेंशन यानी EHT ट्रांसमिशन नेटवर्क का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है। EHT यानी बहुत हाई वोल्टेज वाली लाइंस। हाँ, जो ज्यादा बिजली कम नुकसान के साथ दूर तक ले जा सकें। ये एक तरह से एक नया रास्ता बनाने जैसा है और रणनीति दोहरी है। एक तो ये EHT नेटवर्क नई परियोजनाओं को ग्रिड से जुड़ने और बिजली निकालने का मौका देगा। अच्छा, दूसरी तरफ सरकार पुरानी कंपनियों पर जिन्होंने जगह रोक रखी है उन पर बिना सीधे मुकदमेबाजी के प्रोजेक्ट पूरा करने का दबाव भी बना पाएगी। ये तो काफी सोचा समझा कदम लगता है। और सुनने में आया है कि राज्य सरकार ने इस पर बहुत तेजी दिखाई है। हाँ बिल्कुल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण CEA ने निर्देश दिया और उसके सिर्फ 10 दिन के अंदर राज्य ने पूरी नेटवर्क योजना पेश कर दी। ये बहुत तेज है। वाकई, ये तो दिखाता है कि मामला कितना जरूरी समझा जा रहा है। निश्चित रूप से ये राज्य की प्रतिबद्धता दिखाता है। अब प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है समीक्षा के लिए। उम्मीद है जल्दी कैबिनेट में जाएगा। और ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, गुजरात, राजस्थान जैसे दूसरे राज्य जहां रिन्यूएबल एनर्जी की अच्छी क्षमता है, हाँ, वो भी अपनी परियोजनाओं को इस उभरते हुए राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
तो ये एक तरह से पूरे देश का ग्रिड मजबूत और हरा भरा बनाने की दिशा में कदम है। बिल्कुल। तो इन सब का निचोड़ क्या है, मतलब बड़े परिप्रेक्ष्य में इसके क्या मायने हैं, खासकर अगर हम सिविल सेवा परीक्षा के नजरिए से देखें? देखिए, मतलब सीधा है, भारत आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के जरिए बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। क्यों? अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए। एक तो वो, और दूसरा, दुनिया भर में जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बदलाव आ रहा है उसमें एक बड़ा खिलाड़ी बनने के लिए। और हाँ, ये भारत की जो कार्बन उत्सर्जन कम करने की बड़ी प्रतिबद्धता है उसका भी एक अहम हिस्सा है। और चुनौतियां? चुनौतियां हैं, जैसे हमने बात की, वो खाली पड़ी साइट्स वाली, लेकिन उनसे निपटने के लिए EHT नेटवर्क जैसे समाधान भी हैं और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दिख रही है। परीक्षार्थियों के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। इसमें आपको ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, केंद्र राज्य संबंध, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के SDGs सब कुछ मिलेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें, आंध्र प्रदेश का ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 28,400 करोड़ रुपए का निवेश, 72 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, रायलसीमा से तटीय क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाना, खाली साइट्स जैसी चुनौतियों का सामना करना और EHT नेटवर्क के जरिए उनका समाधान निकालना, ये सब भारत की हरित ऊर्जा की कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि इस तरह के जो बड़े राज्य संचालित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भारत के ऊर्जा भविष्य को किस तरह का आकार देंगे, और क्या ये मॉडल, जहां राज्य इतनी बड़ी भूमिका निभा रहा है, दूसरे विकासशील देशों के लिए भी कामयाब हो सकता है? क्या वो इसे दोहरा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस तरह के विश्लेषण पसंद आते हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।